स्टोरी ऑफ मैकबेथ थ्रू टाइमलाइन। आज हम पूरे मैकबेथ प्ले की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्ट बाय एक्ट एंड सीन बाय सीन डिस्कस हम करेंगे, जिससे आपको पूरी स्टोरी बैकग्राउंड में समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट स्टोरी है क्या कि थ्री विचेस टेल्स स्कॉटिश जर्नल मैकबेथ दैट ही विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के आर्मी जर्नल मैकबेथ को तीन विचेस मिलती हैं और वो उसे बताती है कि वो फ्यूचर में किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो सकता है। इनकरेज्ड बाय दिस हिज वाइफ, ऐसी प्रोफेसी के बाद अपनी पत्नी के द्वारा सपोर्ट किए जाने पर मैकबेथ किल्स द किंग। मैकबेथ प्रेजेंट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि किंग डंकन होते हैं, उनका मर्डर कर देता है। आफ्टर बीइंग द न्यू किंग, मैकबेथ किल्स मोर पीपल आउट ऑफ पैरानोइया, मीन्स डर के मारे, अपने को कॉन्स्टिन्यूअस बनाए रखने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए, अपने को पावर में रखने के लिए मैकबेथ एक के बाद एक बाकी लोगों का मर्डर करना शुरू करता है। सिविल वॉर इरप्ट टू ओवरथ्रो मैकबेथ रिजल्टिंग इन मोर डेथ, और इस तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है स्कॉटलैंड में, और जो कि बहुत सारी डेथ का रीजन बनता है। फाइनली प्रोफेसी ऑफ थ्री विचेस आर कंफर्म्ड एट लास्ट, और फाइनली जो तीनों विचेस थी जिनके द्वारा प्रोफेसी की गई थी, वो सारी प्रोफेसीज कंफर्म होती हैं और प्ले खत्म होता है इस ट्रेजिक नोट के साथ कि किसी को भी इन सुपरनैचुरल एलिमेंट पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कुल मिला के मैकबेथ जो इन पर विश्वास करके राजा बनने के लिए किंग डंकन का मर्डर करता है, पछताता है, पूरी फैमिली उसकी बर्बाद हो जाती है और फाइनली वो भी मर जाता है। तो इस तरीके से एक मॉरल देता हुआ ये प्ले है। अब हम इसे एक्ट बाय एक्ट स्टडी करेंगे। तो scene first opens in a lonely and deserted place with three witches, thus setting in the tone. Means प्ले की स्टार्टिंग में ही फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल सॉन्ग के साथ थ्री विचेस एक डेसोलेट एरिया में दिखाई देती हैं। थ्री विचेस लुक स्ट्रेंज एंड अनअर्थली, बहुत अजीब दिख रही हैं वो। थंडर एंड लाइटनिंग ऑल्सो एड टू द सिनिस्टर मूड ऑफ द प्ले। प्ले में एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, हॉरर क्रिएट किया गया है। इसको उन विचेस का जो अपीरियंस है वो और प्लस कर देता है। इन दिस सीन थ्री विचेस आर वॉन्डरिंग व्हेन दे वुड मीट अगेन एंड डिसाइड that would get together when the war is over and that will be the just before sun goes down। वो कहती हैं कि अगली हमारी मीटिंग कब होगी, चूंकि हमें जो स्कॉटिश जनरल है, मैकबेथ है, बैंको हैं, इनसे मुलाकात करनी है। तो उनमें से एक विच अपनी पावर से बताती है कि युद्ध के समाप्ति के बाद हम उनसे मिलेंगे, एंड जो वॉर है जो कि अभी चल रहा है मैकडोनवाल्ड और स्कॉटलैंड के बीच में, तो यहाँ पर ये वॉर लड़ा जा रहा है। डंकन की ओर से मैकबेथ फाइट करता है और फाइनली जीतता है। इसके बाद ये तीनों विचेस उससे मिलती हैं। दस प्लान टू मीट मैकबेथ ऑन अ हीथ, दे डिपार्ट बिकॉज दे आर समन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव मिस्ट्रेसेस। यानी ये तीनों विचेस की जो सुप्रीम पावर है वो उनको कॉल करती है, और इस तरीके से ये तीनों विचेस एक बार फिर से हमारे सीन के एंड में डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन, जो कि सीन सेकंड है, यूजिंग द डिवाइस ऑफ मैसेंजर। एक मैसेंजर की डिवाइस को यूज करते हुए, चूंकि प्ले में एट दैट टाइम जो ड्रामेटिस्ट थे उनके पास बहुत सारी डिवाइसेस नहीं होती थी। तो अगर प्ले को फास्ट फॉरवर्ड मूड में काफी कुछ इंसिडेंट बैक ऑफ द कर्टेन हमें डेवलप करने होते थे, तो वहां पर हम एक मैसेंजर के माध्यम से वो कहानियां बता देते थे कि ऐसा ऐसा अब हो चुका है। तो वहां पर मैसेंजर के माध्यम से शेक्सपियर ब्रिंग्स अस द डिटेल्ड ऑफ द आई विटनेस ऑन अकाउंट ऑफ बैटल। बैटल कैसे हुआ, क्या हुआ बैटल में, और बैटल में किसने क्या परफॉर्म किया, इस तरीके की सारी इवेंट्स एक मैसेंजर के द्वारा किंग डंकन को बताई जाती हैं। ब्रेवेरी ऑफ मैकबेथ एंड अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ स्कॉटिश आर्मी डिक्लेयर कर दी जाती है। टाइटल ऑफ थेन और कॉर्डर कंफर्म्ड ऑन मैकबेथ।
इसके पहले थेन ऑफ कॉर्डर का जो टाइटल है वो मैकबेथ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि थेन ऑफ कॉर्डर ने क्या किया हुआ है, उसने बीट्रे किया हुआ है, तो उसको मार डालने का ऑर्डर दे दिया जाता है और उसकी पोस्ट मैकबेथ को कन्फर कर दी जाती है। राइजिंग फॉर्च्यून ऑफ मैकबेथ इज हाईलाइटेड इन दिस सीन। ये दिखाया गया है कि मैकबेथ किस तरीके से अपनी किस्मत में बढ़ता जा रहा है, पावर्स गेन करता जा रहा है। एंड मैकबेथ इज रेफर्ड एज अ वर्दी जेंटलमैन, Brave Macbeth and Bellona's Bridegroom. These are the titles which are used by King Duncan and Messenger in this scene. Duncan embodies virtues and order that rebel leader represent chaos and disorder. डंकन ये बताता है कि जो रेबल के लीडर्स हैं वो इस समय परेशान हैं, क्योंकि उसके जो ब्रेव सोल्जर्स हैं मैकबेथ और बैंको, उन्होंने उन्हें डिफीट करके अरेस्ट कर रखा है। अब सीन थर्ड में देखते हैं। सीन थर्ड में क्या होता है, शेक्सपियर प्रोसीड्स द टास्क ऑफ एक्सपोजिशन। अभी हमारे सामने इवेंट पर इवेंट और डिस्क्लोज होती जा रही हैं। थ्री विचेस जो कि सीन फर्स्ट में जिन्होंने प्लान किया था मैकबेथ और बैंको से मिलने का, वो यहाँ पर मैकबेथ और बैंको से मिलती हैं एक निर्जन स्थान पे। विचेस एड्रेसेस मैकबेथ, विचेस मैकबेथ को एड्रेस करती हैं, वेलकम करती हैं। विचेस हेल बैंको, दोनों लोगों को वेलकम किया जाता है विचेस के द्वारा। अ पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ विचेस प्रोफेसी इन द केस ऑफ मैकबेथ। और जिस समय मैकबेथ को ये प्रोफेसी की जा रही है, चूंकि वो कहते हैं दाउ विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस एंड लेटर विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो एट दैट टाइम एक मैसेंजर आता है और वो बताता है कि मैकबेथ दाउ हैज बीन कंफर्म्ड द थेन ऑफ कॉर्डर। तो वहां पर विचेस की एक प्रोफेसी तुरंत एट हैंड कंप्लीट होती है, प्रूव होती है, जिससे मैकबेथ को ये भरोसा हो जाता है कि जो बात उसके बारे में बताई जा रही है वो सही है। मैकबेथ एम्बिशन ऑफ द किंगशिप स्टीयर्ड, और ये सोच करके मैकबेथ का राजा बनने का सपना जो था वो एक बार इंप्रूव होता दिखता है। मैकबेथ एक्सप्लेट द मर्डरिंग डंकन टू गेट द क्राउन। मैकबेथ पहले से ही ये प्लान करने लगता है कि अगर मुझे क्राउन चाहिए होगा तो प्रेजेंट में मुझे डंकन का मर्डर करना होगा, क्योंकि डंकन के बाद उसके दोनों बेटे मैल्कॉम एंड डोनाल्बेन स्कॉटलैंड के हेयर हो जाएंगे, इसलिए हमें अभी क्राउन पे कब्जा करना होगा। नेक्स्ट सीन फोर्थ में हम देखते हैं, डंकन प्रोक्लेम्स मैल्कम टू बी हिज सक्सेसर। जब मैकबेथ डंकन से मिलने आता है, इससे पहले किंग डंकन ये डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि उसके बाद यानी डंकन के बाद स्कॉटलैंड का राजा उसका बड़ा बेटा मैल्कम होगा। और प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो कि इस समय है, डंकन डिस्क्लोजेस हिज इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग मैकबेथ टू हिज कैसल। डंकन यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि वो मैकबेथ के कैसल जो कि इन्वरनेस कहलाता है, इन्वरनेस में आज की शाम एज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ रहेंगे। Naming Malcolm as a Duncan's heir is an obstacle to the Macbeth course of kingship. मैकबेथ के राजा बनने के रास्ते में डंकन की ये डिक्लेरेशन एक हर्डल के तौर पर मैकबेथ देखता है, और वो डिसाइड करता है कि अगर उसे राजा बनना है तो उसे अभी का भी किस्मत को हाथ में लेना पड़ेगा, यानी किस्मत के अगेंस्ट जाकर के अपने एक्शंस लेने होंगे और अपने राजा बनने के सपने को पूरा करना होगा। कमिंग टू द डंकन एज अ गेस्ट मैकबेथ कैसल इज द राइट अपॉर्चुनिटी। मैकबेथ के लिए राजा का उसके महल में आना इस समय सबसे कंप्लीट अपॉर्चुनिटी दिखता है। नेक्स्ट सीन जो एक्ट फर्स्ट का फिफ्थ सीन है, आफ्टर रिसीविंग मैकबेथ्स लेटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकबेथ ने एक लेटर भेजा है जो लेडी मैकबेथ के नाम से है। लेडी मैकबेथ इन्वर्नेस में अपने हस्बैंड के द्वारा भेजा गया एक लेटर पढ़ रही है, जिसमें कि विचेस की प्रोफेसीज और थीन ऑफ कॉर्डर का पोस्ट कंफर्म किया जाना उसको बताया गया है। डिसाइडेड टू इनकरेज हिम टू गो अहेड, और वो निश्चित कर लेती है कि वो अपने हस्बैंड को पुश करेगी कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए किंग डंकन का मर्डर करे विद द प्लान ऑफ मर्डरिंग किंग। लेडी मैकबेथ is shown to be firm and a resolute woman। यहाँ पर लेडी मैकबेथ बहुत ही कंफर्म, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही क्रूएल श्रूड लेडी के रूप में दिखाई गई है, इसीलिए कहीं कहीं पर इसे हम फोर्थ विच के तौर पर एड्रेस करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज फोर्थ विच इन द मैकबेथ, तो इट इज लेडी मैकबेथ। नाउ सीन सिक्स,
इट इज एन आयरॉनिकल सीन। यहाँ पर हम आयरॉनिकल सीन इसलिए कहेंगे क्योंकि डंकन के मर्डर का प्लान मैकबेथ बना चुका है, लेडी मैकबेथ उसे सपोर्ट कर रही है। होल स्टोरी एंड प्लान हैज बीन अरेंज्ड बाय गेस्ट होस्ट, एंड द गेस्ट हु इज डंकन after coming to the castle of Inverness feels that he is in the lap of heaven। उसे लगता है कि वो स्वर्ग में आ गया है, वो बहुत सुरक्षित जगह पे आ गया है। एक बार ये कह सकते हैं कि खुद मौत के मुंह में आने वाला डंकन अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, इसलिए ये सीन आयरॉनिकल है। किंग्स फाइंड द सूथिंग एंड प्लीजेंट एटमॉस्फेयर इन द कैसल बट फेल्स टू डिस्कवर द ट्रीचरी हिडन बिहाइंड द प्लीजेंट सीन। यहाँ पर जो विश्वासघात है, जो ट्रीचरी है, जो धोखा है, जो छल है, जो फ्रॉड है, जो चीटिंग है, जो उसके साथ की जा रही है, उसे वो रीड करने में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। कैसल सीम्ड फेयर बट द प्लेस ऑफ एविल। लेडी मैकबेथ लुक्स एज अ इनोसेंट फ्लावर while actually shows the serpent under it। यहाँ पर लेडी मैकबेथ को उस फूल की तरीके दिखाया गया है जो कि मुस्कुराती हुई डंकन का वेलकम करती है, जिसके दिल में ऑलरेडी डंकन के मर्डर का प्लान डेवलप हो चुका है। और जिस तरीके से फूल के नीचे एक ब्लैक कोबरा या पॉइजनस स्नेक रहता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस सीन में लेडी मैकबेथ को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर इस सीन के साथ ही हमारा ये सीन खत्म होता है। उसके बाद एक्ट 7 जो एक्ट फर्स्ट का सीन 7 है, अ सोल सर्चिंग सीन ऑफ स्ट्रगल, टेम्पटेशन एंड कैपिटुलाइजेशन है। यहाँ पे मैकबेथ की जो इंटीरियर मोनोलॉग है, मैकबेथ की अपने आप से बात है, सोलोलॉकी है, जिसमें कि वो डिस्कस करता है कि शुड ही किल डंकन और नॉट, बिकॉज ही इज अ गुड किंग, एंड if Macbeth wanted to be king, Duncan should be murdered, otherwise his dreams will not be confirmed। so Macbeth करूं या ना करूं के बीच में फंसता है और अपनी जो इनडिसिसिव कंडीशन है उसको ऑडियंस को बताता है। तो यहाँ पे वो आर्ग्यू करता है, द टेम्पटेशन ऑफ मैकबेथ बाय द विचेस इन द एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड इज कंप्लीटेड बाय हियर बाय लेडी मैकबेथ। जो एक्ट फर्स्ट में थ्री विचेस ने मैकबेथ को डंकन के मर्डर के लिए इंस्पायर किया है, इंस्टिगेट किया है। यहाँ पर उसका रोल, थ्री विचेस का रोल, लेडी मैकबेथ एज ए चौथी विच पुश करती है मैकबेथ को कि वो आगे बढ़े। शी goads Macbeth to commit the foul act। No wonder she is sometimes referred as a fourth witch। Macbeth agrees to murder Duncan। Macbeth क्लियर करता है कि ठीक है वो डंकन का मर्डर करेगा। A plan being made according to which the guilt of murder will fall on the king's grooms। ये प्लान कर लिया गया है कि राजा को मार करके राजा के जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, उन पर इस बात का ब्लेम लगा दिया जाएगा। लेडी मैकबेथ इज पोर्ट्रेड एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। लेडी मैकबेथ यहाँ पर एक मजबूत आयरन हार्टेड लेडी के तौर पर शो की गई है। नाउ एक्ट फर्स्ट खत्म होता है। एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में हम देखते हैं कि मैकबेथ एंड बैंको आर कंपेयर्ड साइड बाय साइड। दोनों को दिखाया गया है। बैंको रेसिस्ट अ कर्स्ड थॉट। बैंको उस बैड थॉट को दबा लेता है, व्हाइल मैकबेथ सकम्स टू द डार्कर पावर। मैकबेथ ऐसी पावर न रखने के कारण जो बैड एलिमेंट ऑफ द डार्कनेस हैं उनके अंडर में चला जाता है, इफेक्ट में आ जाता है और प्लान कर लेता है डंकन को मारने का। मैकबेथ अंडरगोज द हॉल्यूसिनेशन। वो एक जिसे कहते हैं सम्मोहन की सिचुएशन में जाता है। एक डैगर उसे दिखाई देती है, इसे हम डैगर सीन के नाम से भी जानते हैं। एक्सपीरियंसेस द हॉरर ऑफ द कमिटिंग द क्राइम इन हिज सॉलिलॉक्वी। मैकबेथ सीज अ एयरबॉर्न डैगर विद अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। उसमें पहले उसे तलवार दिखाई देती है, फिर तलवार में ड्रॉप ऑफ ब्लड भी अपीयर हो जाता है। व्हाइल द वर्ल्ड स्लीप्स मैकबेथ इज अवेक। पूरी दुनिया सो रही होती है, मैकबेथ जगता है। ही हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ द डंकन एंड स्लीप वॉकिंग ड्रीम्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट सिंबल फ्रॉम नाउ ऑन द प्ले। और यहाँ से स्लीप वॉकिंग सीन इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे शेक्सपियर के द्वारा, जो कि विक्टोरियन ड्रामा में आए थे और एलिजाबेथन एज में पूरी तरीके से इनको पोर्ट्रेट किया गया। नेक्स्ट सीन सेकेंड
एक्ट सेकंड का सीन सेकंड, नर्वस टेंशन ऑफ दिस सीन रिवील्स द शेक्सपियर्स ब्रिलियंट स्टेज क्राफ्ट। यहाँ पे नर्वसनेस ऑफ द स्टेज में शो की जाती है। लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ आर कॉट बिटवीन द फियर ऑफ डिस्कवरी और फेल्योर। दोनों मर्डर चूंकि कर चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं? द फैक्ट दैट कैन बी डन कैन नॉट बी अनडन। जो चीज हो चुकी है वो उसे पीछे नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैकबेथ एक स्टेटमेंट बोलता है, वेक डंकन वेक, if wake Duncan wake if you can hear this sound। मीन्स मर्डर के बाद नॉकिंग जो हो रही है, उस नॉकिंग को सुन करके वो विश करता है कि काश डंकन तू इस नॉक को सुन करके जग सकता। और यहाँ पर फेल्योर होता है। लेडी मैकबेथ टेक्स द ब्लड स्टेन डैगर एंड स्मीयर्स द ब्लड ऑन द फेसेस ऑफ द रूम गार्ड्स। जब मैकबेथ हॉरर से पूरी तरीके से प्रभावित होता है, डर रहा होता है, तो उस समय लेडी मैकबेथ चार्ज लेती है और वो ब्लड स्टेन डैगर को लेकर के उस कमरे में जाती है और जो वहाँ के गार्ड्स हैं उनके चेहरों पर ब्लड को थोड़ा सा स्मीयर कर देती है जिससे कि उनको ब्लेम किया जा सके। लेडी मैकबेथ अगेन पोर्ट्रेट एज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन, comparing the sleepwalking scene which is where she is totally shattered। later on act फर्स्ट के सीन फर्स्ट में हम देखेंगे कि लेडी मैकबेथ पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, टूट चुकी है। तो यहाँ पर उसका अपोजिट कैरेक्टर दिख रहा है जो कि वेरी स्ट्रांग एंड डोमिनेंट कैरेक्टर में है। सीन थर्ड में देखते हैं, ये पोर्टर स्पीच है जो कि हमारे लिए बड़ा ही कॉमिक रिलीफ का काम करती है। मर्डर ऑफ डंकन एक सैड स्टोरी होती है। इसके बाद जो पोर्टर है डंकन के रूम का, जो गार्ड है, वो अपने आप को हेल का गार्ड समझ लेता है और ये समझता है कि जो आने वाले विजिटर्स हैं वो हेल में इंटर करने के लिए आने वाले डेविल्स हैं। तो यहाँ पे लाइटन्स द टेंशन ऑफ द प्रीवियस सीन। कॉमिक पिछला जो सैड सीन था उसके बाद एक ये कॉमिक सीन आता है, गिव्स द मर्डर टाइम टू चेंज। मर्डरर्स का टाइम कैसे चेंज होगा, कैसे मर्डरर्स अपनी सीन को बदलेंगे, उसको दिखाता है। इट इज सिंबलाइजेस दैट डिसऑर्डरली पोर्ट्रेट पोर्टर इज सिंबल ऑफ चाउस दैट हैज बीन कॉज्ड। वो दिखाता है कि किस तरीके से सिचुएशन पूरी तरीके से बियॉन्ड हो चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। वो पोर्टर ऑफ हेल गेट अपने आप को मान लेता है और वेरियस सिनर्स आर लुकिंग फॉर एडमिशन टू द हेल। वो बहुत सारे डेविल्स को ये मानता है, मतलब जब कभी भी इनवर्नेस में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको वो कंपेयर करता है कि वो डेविल्स के रूप में हैं। तो इस तरीके से ये एक कॉमिक सीन है जो कि मर्डर के बाद हमें रिलैक्स करने के लिए प्ले राइट द्वारा क्रिएट किया गया है। सीन फोर्थ एक्ट सेकेंड में ट्रांजिशन सीन है विच फिल्स आउट द मिसिंग डिटेल। इसमें ओल्ड मैन रॉस के साथ बात करता है, जो डंकन के हॉर्सेस हैं किस तरीके से वो वाइल्ड इन नेचर हो गए हैं, कैसे अननेचुरल एक्टिविटी स्कॉटलैंड में होनी शुरू हो गई हैं, ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से अलग हो गए हैं। और वो ये भी बताता है कि किस तरीके से दोनों जो रूम के गार्ड्स थे उसको मैकबेथ ने गुस्से में आकर के मार दिया है। मैकडफ इज सोन एज अ रेबल। मैकडफ इस बात से इनकार कर देता है कि नहीं ये नेचुरल है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि वो दोनों गार्ड्स इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते। ही विल नॉट अटेंड मैकबेथ कोरोनेशन एट द सीन। वो ये डिसाइड करता है कि मैकबेथ का जो कोरोनेशन है, जो उसका क्राउन को पहनना है, वो उस फंक्शन को ज्वाइन नहीं करेगा। बिगनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैकबेथ एंड मैकडफ। इससे एक बार फिर से सेकेंड प्लॉट शुरू होता है जिससे कि मैकडफ एंड मैकबेथ के बीच में फाइट या एक टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। मैकबेथ वॉन्स बाय विचेस अगेंस्ट द मैकबेथ इन मैकडफ इन द एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट। थ्री विचेस जब कैवर्न्स में मैकबेथ उनको विजिट करता है तो वो कहती हैं, बी वेयर ऑफ मैकडफ, आपको मैकडफ से होशियार रहना है। नाउ एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है जिसमें बैंको सस्पेक्ट द मैकबेथ फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। बैंको भी इस बात पे शक करता है कि डेफिनेटली ये मैकबेथ है जिसने डंकन का मर्डर किया है। दाउ, और उसके स्टेटमेंट में है, दाउ प्लेडेस्ट मोस्ट फाउली फॉर इट। मीन्स वो मैकबेथ को एड्रेस करते हुए अपने आप से कहता है कि मुझे शंका है कि राजा के सिंहासन को पाने के लिए मैकबेथ ने ये फाउल एक्ट किया है। विचेस प्रोफेसीज हैव बीन फुलफिल्ड इन द केस ऑफ मैकबेथ। और वो ये सोचता है कि जब मैकबेथ के सेंस में विचेस की प्रोफेसी सही हो गई हैं तो उसके भी उसमें सही होंगी। क्योंकि जब थ्री विचेस मैकबेथ और बैंको को मिली थी तो उन्होंने कहा था बैंको से कि दाउ विल नॉट बी किंग, तुम राजा नहीं होगे, बट दाउ हेयर विल बी सिट ऑन द
शीट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के स्टेट के राज्य में सिंहासन में तुम्हारे बेटे बैठ सकते हैं। इन दिस soliloquy मैकबेथ वॉइसेस हिज फियर अबाउट बैंको। मैकबेथ दूसरी उसमें बैंको से डर की बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी प्रोफेसी और बाकी चीजों के बारे में बैंको जानता है। मैकबेथ इज अपसेट दैट द फ्लियंस विल बी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि विचेस ने मैकबेथ के सामने बैंको से कहा था कि तुम्हारे बेटे राजा होंगे। अब चूंकि राजा मैकबेथ बन चुका है, तो अगर बैंकों के बेटे राजा होने हैं, तो इसका मतलब है मैकबेथ को राजा पद से हटना पड़ेगा। तो वो इस बात का प्लान कर लेता है कि मैं सीधे सीधे रूट कॉज यानी बैंको और उसके बेटे को ही खत्म कर दूंगा, तो फिर फ्यूचर में कौन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। इस तरीके से वो बैंको और उसके बेटे का मर्डर का प्लान बना लेता है। टू अवॉइड सच थिंग्स मैकबेथ कंटेम्पलेट्स डबल मर्डर। वो क्या करता है, डबल मर्डर बैंको और उसके बेटे के मर्डर का प्लान बनाता है। मैकबेथ हायर्स मर्डरर्स एंड प्लॉट विद देम टू एलिमिनेट बैंको एंड फ्लियंस। मैकबेथ खुद से बैंको और फ्लियंस के एलिमिनेशन का प्लान डेवलप करता है। एक्ट थर्ड का सीन सेकंड, कम across Lady Macbeth who realizes that her husband have lost forever the peace which once they have enjoyed। अब यहाँ पर जो कैटास्ट्रॉफी है प्ले की वो शुरू होती है। किस तरीके से हीरो एक बार अपनी मेंटल पीस को खो देता है, किस तरीके से वो सैड एंडिंग की ओर जा रहा है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ पूरी तरीके से अनहैप्पी हैं। मैकबेथ एंड हिज वाइफ आर कॉन्स्टेंटली टॉर्चर्ड बाय द सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट। हर व्यक्ति उन पर शक कर रहा है। मैकबेथ रियलाइज लेस एंड लेस ऑन हिज वाइफ। मैकबेथ अब अपनी पत्नी पर बहुत कम विश्वास करता है। दे कैन नॉट शेयर देयर सीक्रेट फियर। वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके से डर के मारे जो उनके संबंध हैं वो खत्म हो जाते हैं। उनका जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, इवन दैट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। और यहाँ पर दिखाता है कि बैड वर्क का जो रिजल्ट है वो बैड होता है। नेक्स्ट सीन जो एक्ट थर्ड का सीन थर्ड है, मर्डर ऑफ बैंको इज स्टार्कली प्रेजेंटेड। यहाँ पर बैंको का मर्डर दिखाया गया है। मैकबेथ trust no one and has sent a third murderer to spy on the other two। दो मर्डरर उसने हायर किए थे और तीसरे मर्डरर को उसने उन दोनों मर्डरर पर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए भेजा था। द जॉब इज मिसफायर्ड। यहाँ पे प्लानिंग जो थी दोनों को मारने की थी। बैंक को मार दिया जाता है, बट उसका बेटा फ्लियंस स्केप कर जाता है, बच जाता है। और मैकबेथ का जो डर था कि बैंकों के बेटे राजा बन सकते हैं इन फ्यूचर, वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाता है। इस तरीके से मैकबेथ का जो प्लान था बैंको और उनके बेटे को एक साथ मारने का, वो खत्म हो जाता है और उसमें मैकबेथ फेल होता है। फ्लियंस इज द रियल थ्रेट टू द थ्रोन। बैंको को तो वैसे भी राजा नहीं बनना था, उसके बेटे फ्लियंस को बनना था। इस तरीके से जो मैकबेथ की सीट के लिए जो थ्रेट है वो अभी भी कंटिन्यू करता है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ फेमस सीन है जिसमें कि फॉल्स ऑर्डर दिखाया गया है। यहाँ पर बैंक्वेट सीन है और कोलैप्स किया गया है यहाँ पे चाओस और डिसऑर्डर को। पूरी तरीके से मैकबेथ के राज्य में डिस्टर्बेंस दिखाया जाता है, क्योंकि जो बैंक्वेट होती है, बैंक्वेट में बैंकों का घोस्ट आ जाता है और वो केवल बैंकों को मैकबेथ को दिखाई देता है। और इस तरीके से ड्रीम ऑफ इनसिक्योरिटी जो मैकबेथ की थी वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। मैकबेथ अपने आप पे परेशान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन ट्रेडिशन, घोस्ट अपीयर्स टू क्लेम रिवेंज। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में अक्सर जो मर्डर्ड पर्सन है उसकी स्पिरिट अपना बदला लेने के लिए दोबारा सीट पर आती है। बैंको घोस्ट इज ओनली विजिबल टू मैकबेथ। बैंको का घोस्ट केवल मैकबेथ को दिखाई देता है। द घोस्ट इज एक्सटर्नलाइज्ड फ्रॉम द मैकबेथ गिल्ट और फियर ऑफ हिज डिस्कवरी। इस तरीके से मैकबेथ को अपना पाप और अपने पकड़े जाने का डर दिखने लगता है। This is the last occasion of the play for the Lady Macbeth to remain mentally stable। यहाँ पर लेडी मैकबेथ इस जगह के बाद टूट जाती है। इस जगह तक लेडी मैकबेथ मेंटली स्ट्रांग है। ग्रेजुअली शी ब्रेक डाउन आफ्टर दिस, अनेबल टू कोप अप विद द हॉरर एंड द गिल्ट। और लेडी मैकबेथ को जो सिकनेस है, जो स्लीप सिकनेस है वो आ जाती है और वो मेंटली पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एट अ न्यू फियर ग्रिप्स मैकबेथ। इस तरीके से नया डर मैकबेथ पर आ जाता है। मैकडफ हैज absented himself from the banquet। मैकडफ ने जैसा कि पहले डिक्लेयर किया था वो बैंक्वेट से absent होता है। मैकबेथ का कोरोनेशन जब स्कोन में
मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर बैंक्वेट का बायकॉट किया जाना मैकडफ के द्वारा मैकबेथ के मन में एक नया फ़ियर और नया राइवल क्रिएट कर देता है। इस तरीके से मैकडफ की फैमिली का मर्डर प्लान मैकबेथ के द्वारा बना लिया जाता है, यानी अब मैकबेथ मैकडफ को पनिश करने के लिए उसकी फैमिली के मर्डर का पूरा प्लान डेवलप करता है। एक्ट सीन फर्स्ट, सीन फिफ्थ, एक्ट थर्ड। हेकेटी जो कि क्वीन ऑफ विचेस है, चुड़ैलों की रानी है, विच इज शी इज डिस्प्लीज्ड विद द विचेस एंड अपग्रेड देम फॉर डीलिंग मैकबेथ विदाउट हर नॉलेज। क्योंकि थ्री विचेस मैकबेथ से लगातार कंटिन्यू विजिट कर रही थी, बात करती हैं। इस बात के लिए हिकेटी उनको डांटती है कि जब तक मैं नहीं कहती तब तक आपको मैकबेथ से कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना है। विचेस अंडर द लीडरशिप ऑफ हिकेटी प्लॉट अ फाइनल डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ। अब उन्हें मैकबेथ का भी डिस्ट्रक्शन करना है, इसलिए वो हिकेटी के डायरेक्शंस में अपना ब्लैक मैजिक तैयार करती हैं। मैकबेथ ओवर रिलायंस ऑन द प्रोफेसीज विल ब्रिंग अबाउट दिस डूम। और वो ये जानती हैं कि वो पूरी तरीके से उनकी प्रोफेसीज पर डिपेंड है। इस तरीके से मैकबेथ अपना डाउनफॉल खुद से कॉल करेगा। सिक्योरिटी इज द मॉर्टल चीफ्स एनिमी। वो ये कहती हैं कि इंसान अपनी सुरक्षा चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए इंसान के किए गए कार्य बाद में उसके लिए सुरक्षा में बाधक हो जाते हैं। यानी सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान का है वो सुरक्षा है। व्यक्ति जब अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होता है तो वो गलत काम करता है। Now, scene 6, like act second, scene fourth, this scene resort a condition of Scotland under the Macbeth regime। मैकबेथ की शासन काल में, मैकबेथ की किंगशिप में लॉर्ड्स किस तरीके से चल रहे हैं। कंपेयरिंग द किंग एडवर्ड एंड इंग्लिश किंग एड्रेस द पायस किंग विद द मैकबेथ अ क्रूअल किंग। यहाँ पे इंग्लैंड के किंग एडवर्ड सेकेंड की बात आई है और उसे कंपेयर किया गया मैकबेथ से। एडवर्ड को एक पवित्र किंग और मैकबेथ को एक क्रूएल टायरेंट बताया गया है। अ ओपन टेंशन बिटवीन मैकबेथ एंड मैकडफ इज आल्सो रिपोर्टेड इन दिस सीन। यहाँ पे मैकडफ और मैकबेथ के बीच की जो टेंशंस हैं वो भी रिपोर्ट की गई हैं। Now, Act Fourth starts play prior to the Macbeth arrival, Witches practices evil। यहाँ पे विचेस की इंट्रोडक्शन है। मैकबेथ के आने से पहले वो जानती हैं कि मैकबेथ उनसे मिलने आएगा। वो अपने ब्लैक मैजिक को क्रिएट करती हैं। मैकबेथ अर्जेस द विचेस टू अनफोल्ड हिम हिज फ्यूचर। वो उस मैकबेथ आता है और उन विचेस से कहता है कि आप हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताएं। विचेस कंज्यूर हिम फोर साइड्स, एन आर्म्ड हेड, ब्लडी चाइल्ड, चाइल्ड क्राउंड एंड अ ट्री विद हिज हैंड। ये उसे कैवर्न में अपनी जो मैजिक मैजिक बना रही थी उसमें देखने को कहती हैं। वहां पर उन्हें चार सीन दिखाई देते हैं जिसमें कि एक आर्म्ड हेड है, ब्लडी चाइल्ड है, चाइल्ड क्राउन्ड है और एक बच्चा है जो कि अपने हाथ में ट्री लेकर दिखाई देता है। द विजन ऑफ एट किंग इज फॉलोड बाय द बैंकोज घोस्ट। बैंको और एक और सीन दिखाई देता है जिसमें कि आठ किंग जो स्कॉटलैंड के हैं वो दिखाई देते हैं, जिनमें कि बैंकों का घोस्ट भी है। विच इज इंटरप्रेट द साइड एज फॉलोज। वो इन सब सीन का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से देती हैं। वो कहती हैं आर्म्ड हेड टू बी बीवेयर ऑफ मैकडफ। आर्म्ड हेड जो दिखाई दिया है उसका मतलब है कि आप मैकडफ से होशियार रहें। ब्लडी चाइल्ड का मतलब ब्लड स्टेन्ड चाइल्ड है। उसका मतलब है कि नो बॉर्न ऑफ वुमेन कैन हार्म मैकबेथ। मीन्स जो कॉमन नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा जन्म लेता है वो ब्लड स्टेन्ड होता है। अगर उस तरीके का कोई भी इंसान होगा तो मैकबेथ का लॉस नहीं कर पाएगा। चाइल्ड क्राउन्ड विद द ट्री इन हिज हैंड, मैकबेथ विल नॉट वैंक्विश्ड अंटिल द बिर्नम वुड मार्चेस टू द डंसिनन हिल। वो कहती हैं कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक कि बिर्नम का बन डंसिनन हिल तक ना आ जाए। लेनॉक्स रिपोर्ट मैकबेथ टू मैकडफ फ्लाइट टू द इंग्लैंड। उसी समय लेनॉक्स आकर के बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। मैकबेथ डिसाइडेड टू कैप्चर मैकबेथ कैसल ऑफ एट फिफ। वो मैकडफ के कैसल को कंट्रोल करने की बात करता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ, बच्चे और जितने भी उसके डिसेंडेंट हैं उन सबको मार देगा। तो इस तरीके से ये सीन एक क्रूएल्टी का सीन है। Now, scene second, Macduff wife and son are cruelly put to the death। मैकडफ के बच्चे उसकी बीवी को मैकबेथ के द्वारा भेजे गए मर्डरर्स के द्वारा बड़ी क्रूएलिटी के साथ किल कर दिया जाता है। ऑडियंस सिंपैथाइजेस विद दीज टू, सो क्राइम ऑफ द मर्डर अपीयर्स मोर सैवेज एंड ब्रूटल। और चूंकि यहाँ पर दोनों को मर्डर में क्रूएलिटी के साथ दिखाया गया है तो जो ऑडियंस है उनकी सिंपैथी
दोनों के साथ रहती है। ऑल सिंपैथी फॉर मैकबेथ इज नाउ लॉस्ट। ऑडियंस के मन में मैकबेथ के प्रति सारी सिंपैथी खत्म हो जाती है। दिस सीन ऑल्सो गिव्स द ग्लिम्पसेस ऑफ द डिसऑर्डर एंड चाओस इन द कंट्री। और ये सीन दिखाता है कि देश में अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन और डिसऑर्डर फैल चुका है। एक्ट फोर्थ का सीन थर्ड, द सीन इज सेट इन अ पीसफुलनेस ऑफ इंग्लैंड कंपेयर टू द चाओटिक एंड डिसऑर्डरली स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से हट करके ये सीन इंग्लैंड में दिखाया गया है, जहां पर कि दो राजा हैं, सेंटी एडवर्ड है एंड टायरेंट मैकबेथ है। इन दोनों के बीच में कंपेयर है। मैल्कम टेस्ट द मैकडफ लॉयल्टी बाय अक्यूजिंग हिमसेल्फ ऑफ इमेजिनरी क्राइम। मैल्कम मैकडफ पर एक बार आरोप लगाता है और वो इस तरीके से चेक करने की कोशिश करता है कि मैकडफ कहीं मैकबेथ के द्वारा भेजा हुआ दूत तो नहीं है जो उसे मारने आया है। मैकडफ अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में दिखाता है। मैल्कम एक्नॉलेज मैकडफ सिंसियरिटी। उसके बाद गुड न्यूज फॉर मैल्कम, मैल्कम के लिए अच्छी न्यूज आती है कि इंग्लिश किंग ने उससे मदद करने की प्रॉमिस को की है, जिसमें कि वो 10,000 अपने वॉरियर्स भेजेगा, जिससे में कि ओल्ड सेवार्ड के अंडर लीडरशिप होगी। यानी ओल्ड सेवार्ड एंड यंग सेवार्ड, दीज वर द टू लीडर्स of the English army. Ross brings the sad news of the murder of the Macduff wife and son. इसी समय मैकडफ को ये इंफॉर्मेशन रॉस के द्वारा दी जाती है कि उसके बीवी और बच्चों का मर्डर कर दिया गया है। न्यूज ऑफ मैकडफ्स बिटरनेस फॉर मैकबेथ एंड नाउ ही वॉज फॉर रिवेंज। इस तरीके से मैकडफ ये न्यूज सुन करके फ्रस्ट्रेट होता है और मैकबेथ से बदला लेने की अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से ऑडियंस के सामने एक बार फिर से कहता है। Now, last act, scene first starts, focuses side on the dangerous object to change our mind. लेडी मैकबेथ एक बार फिर से री एंटर होती है और यहाँ स्लीप वॉकिंग सीन होता है। इस सीन में हम देखते हैं, ये हमें सीन बताता है कि किस तरीके से मेलोड्रामा पूरी तरीके से सेंस के साथ चलता है और बाद में ब्लड एंड थंडर पे जाके कन्वर्ट हो जाता है। लार्जली कंपोज्ड ऑफ कंफ्यूज्ड मेमोरी एंड सिंबल्स। यहाँ पे बहुत सारी पास्ट इवेंट्स के बारे में डिस्कस होता है। द कैंडल स्टैंड फॉर द लाइट डार्कनेस सिंबोलिज्म यहाँ पर है। अर्लियर लेडी मैकबेथ डिजायर्ड फॉर द डार्कनेस। इसके पहले लेडी मैकबेथ अंधेरे की बात डिमांड करती है और कहती है कि काली रात आ जाए जिससे कि डंकन के मर्डर की चाकू कोई ना देख पाए। अब वो हमेशा लाइट की डिमांड करती है और हमेशा एक बर्निंग कैंडल अपने हाथ में रखती है। रेफरेंस ऑफ वॉशिंग हिज हैंड अ सजेस्टिव वन लेडी मैकबेथ टॉक्स अबाउट। लेडी मैकबेथ अब इस समय एक अपने फोबिया को रखती है, उसके हाथों में हमेशा उसे ब्लड लगा हुआ सा दिखता है और वो कहती है कि ऑल परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट वॉश माई हैंड क्लियर। Macbeth has earlier said, will at the great Neptune ocean wash this blood clean from my hand। और मैकबेथ भी इसी तरीके की कुछ बात कर चुका होता है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कैरेक्टर ऐसे स्टेटमेंट को लेकर के अपने आप में आते हैं और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ये लेडी मैकबेथ के द्वारा बताए गए हैं और वो कहती है लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ दिस ब्लड, हाउ इजी इट विल देन। मर्डर से पहले, मर्डर के बाद लेडी मैकबेथ का जो एक स्टेटमेंट है कि थोड़ा-सा पानी हम दोनों के इन हाथों को साफ कर देगा और उसके बाद सारा मैटर कितना आसान होगा। और अब वही थोड़ा-सा दाग किस तरीके से दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इस बात को यहाँ हाइलाइट किया गया है। सीन सेकंड में इंग्लिश आर्मी लेड बाय मैल्कम एंड मैकडफ एंड यंग सेवार्ड अराइव्ड एट द बॉर्डर ऑफ स्कॉटलैंड। इंग्लिश आर्मी जो कि मैल्कम की लीडरशिप में है, मैकडफ और यंग ओल्ड सेवार्ड उसकी आर्मी जनरल के रूप में है, वो बॉर्डर पर आ चुके हैं स्कॉटलैंड के। मैकबेथ स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, मैकबेथ अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि कैसल ऑफ ग्रेट डनसिनन है। डनसिनन के कैसल पर उसने अपने आप को इनहेरिट किया हुआ है। Macbeth believes the prophecy of witches that have no rebellion can succeed against him until Birnam would march to the Dunsinen Hill। मैकबेथ जानता है कि कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, उसे कोई नहीं डिफीट कर सकता जब तक कि बिर्नम का जंगल डनसिनन हिल तक नहीं आ जाएगा। ये बात शेक्सपियर अपने बहुत ही ड्रामेटिक आयरनिकल तरीके से पूरी कराता है। जो इंग्लिश आर्मी है वो एक ब्रांच अपने हाथ में काट के एक-एक ब्रांच ले लेती है, जिससे कि जब सैनिक आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जंगल आगे बढ़ता हुआ से दिखाई देता है। तो मैकबेथ इज़ अ सिक ऑफ लाइफ और ये चीज़ जब ये देखते हैं
हैं, तो ये उन्हें पता चलता है कि स्कॉटिश थेन भी जो थे, वो इंग्लिश आर्मी के साथ मिल चुके हैं। तो वो कमेंट्स कहता है कि अब किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो किसी लॉर्ड्स को कोई भी वेलकम नहीं करेगा। ही हैज़ लॉस्ट हिज लेबर, ओल्ड फ्रेंड्स, ओबीडियंस एंड ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स, सब कुछ उसने खो दिया है। सीन फोर्थ में फोर्थ प्रोफेसी जो कि बिरनम वुड के आगे आने की है, फॉलिंग फुलफिल्ड, वो पूरी होती है क्योंकि मैल्कम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी सोल्जर्स एक एक ब्रांच अपने आगे लेके आते हैं, जिससे कि डेल्सिनन हिल तक पूरा का पूरा जंगल आता दिखाई देता है। मैकबेथ हैज डिसाइडेड नॉट टू अटैक बट टू फोर्टिफाई हिज कैसल फ्रॉम द सी। वो कहता है कि मैं पहले अटैक नहीं करूंगा, मेरे कैसल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। सीन फिफ्थ के में हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। मैकबेथ इज सो प्रीऑक्युपाइड विद द बैटल, इस समय मैकबेथ इतना ज्यादा फाइट के लिए तैयार है कि उसे टाइम नहीं है कि वो अपनी वाइफ के डेथ को लैमेंट कर सके। वो सॉलीलॉकी में बोलता है, वो कहता है कि दुनिया खाली हो चुकी है, उसके अचीवमेंट, उसकी जो सक्सेस है, कुछ भी नहीं है। लाइफ एक टेल है, एक कहानी है जो कि इडियट्स के द्वारा कही जाती है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग, यानी बहुत शोर शराबे से भरी हुई एक कथा है जिंदगी, जिसका कि कोई मायने नहीं है। इस तरीके से पूरी फ्रस्ट्रेशन में मैकबेथ आ जाता है और उसको जब ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बिरनम का वुड जंगल अब मार्च करता हुआ डनसिनन हिल की तरफ आ चुका है, तो ही हैज बीन डिसीव्ड बाय द विचेस। उसे फील होता है कि विचेस ने शायद उसके साथ गलत प्रोफेसी नहीं की, लेकिन उन्होंने हाफ ट्रूथ बताया है और इस तरीके से उसे चीटिंग करके बुरा बना दिया है। नाउ वो इक्विविकेशन करता है अपने एम्बिगुअस स्टेटमेंट के कारण, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। मैकबेथ इज फ्रस्ट्रेटेड येट डिसाइडेड टू डाई विद आर्म्स। वो हमेशा लड़ते हुए मरना चाहता है, डाई एट हार्नेस की बात वो करता है और इस तरीके से ही हैज डिसाइडेड टू डाई अ डेथ ऑफ अ वैलियंट। सिक्स सीन में हम देखते हैं कि एनिमी और पास आते हैं। ओल्ड सेवार्ड एंड उसके बेटे आर्मी को लीड करते हैं। मैल्कम मैनेजेस द इवेंट ऑफ द बैटल गिविंग ऑर्डर टू कैप्चर द कैसल ऑफ डनसिनन। कहता है कि मैं डनसिनन के कैसल को किसी भी तरीके से फाइट करूंगा, उसे जीतूंगा। मैल्कम इज सीन एज अ लीडर विद इंटेलिजेंस। यहाँ पे बहुत बुद्धिमान लीडर के तौर पर मैल्कम को दिखाया गया है, जो कि प्ले के फर्स्ट अपीयरेंस में एक यंग नोविस प्रिंस के रूप में था। अभी फिलहाल वो एक मैच्योर किंग के रूप में है, करेज के साथ पूरा भरा हुआ। एट द फर्स्ट टाइम ही अस्यूम द रॉयल, और इसलिए वो आई की जगह वी का यूज करता है, मैं की जगह हम शब्द के साथ बात करता है। सीन 7, मैकबेथ एग्जॉस्टेड येट फाइट्स ऑन। मैकबेथ पूरी तरीके से परेशान होता है लेकिन फिर भी वो लड़ता है। ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी चार्म्ड लाइफ एंड किल्स यंग सवार्ड। वो जानता है, वो ये मानता है कि उसका मैजिक उसके साथ है और वो एक मैजिकल पर्सन है, पावरफुल है, इसलिए उसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं मार सकते हैं। और इसी फाइट के बीच में यंग सेवार्ड उसके सामने पड़ता है, दोनों में फाइट होती है और वो यंग सेवार्ड का मर्डर कर देता है। लास्ट सीन 8 और 9 एक साथ आते हैं। मैकडफ इज ड्रिवन बाय ग्रीफ एंड रिवेंज कन्फ्रंट्स मैकबेथ एंड स्ट्रिप हिम टू हिज इल्यूजन। और एक जब मैकडफ और मैकबेथ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो मैकबेथ बड़ी ब्रेवरी के साथ ये कहता है कि मुझे कोई भी वुमेन वॉर्न नहीं मार सकता। तो मैकडफ उसे इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि जाके पहले पता करो उन विचेस से कि मैकडफ को उसके जन्म से पहले उसकी माँ के पेट का ऑपरेशन करके जन्म दिया गया था। इस तरीके से ही वॉज अ सिजेरियन चाइल्ड and now he was not a woman born. So no man of the woman can kill him. Macduff is untimely ripped from his mother womb. तो मैकबेथ कॉन्फिडेंस गिव्स इस बात को सुनकर के मैकबेथ का जो कॉन्फिडेंस है वो जवाब दे जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो विचेस को बहुत भला बुरा कहते हुए ये स्पीच भी देता है कि इन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का कोई भरोसा न करे, इन्होंने मुझे चीट किया है। और इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन में मैकडफ से फाइट करता है और फाइनली फाइट करते हुए मारा जाता है। सो दस कंक्लूजन ऑफ द प्ले, we learns that whatever is told to us by supernatural element is half truth। अगर हमें कभी भी कोई सच्चाई बताई भी जाती है इन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा, तो वो फुल ट्रुथ नहीं होता, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग होता है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर वर्क विद डिलीजेंस। हमें हमारे काम को बड़ी मेहनत और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। वी मस्ट अडेयर टू गुडनेस एंड ह्यूमैनिटी। हमेशा हमें सच्चाई और मानवता के साथ रहना चाहिए एंड हैव इन फेथ इन गॉड।
और हमेशा गॉड पर विश्वास करें। आई होप आपको मैकबेथ की टाइमलाइन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।